नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, you will be thinking that in the economy lecture why I am reciting poem। मैं इसलिए ये पोएम बोल रहा हूँ क्योंकि अभी के समय में इसकी बहुत प्रासंगिकता है। Nowadays I am reading newspaper that domestic violence has been increased, child abuse has been increased, लोगों में सुसाइड करने की एक्टिविटी बढ़ रही है। वाई? ये सुसाइड करने की एक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? क्यों आप मरना चाह रहे हैं? तुम क्या लेकर के आए थे जो खो दिए? और लेकर के क्या जाना है? जितने मरने के लिए व्याकुल हो रहे हो अभी, मरना तो है ही एक दिन। देयर वॉज ए फिलोसफर हु हैड टोल्ड, जॉन डोन, हु हैड टोल्ड दैट डेथ इज ए परमानेंट फेनोमेना। जिंदगी की सबसे बड़ी अगर सच्चाई है मेरे दोस्त, वो है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन सबको मर जाना है। जब मरना है ही तो इतने व्याकुल क्यों हो मरने के लिए? जी लो थोड़ा हंस खेल करके। हरिवंश राय बच्चन जी ने कविता लिखा है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। 2-4 लाइन में आप लोगों को सुनाना चाहूंगा और आपसे अर्ज करूंगा कि आप भी इस कविता को अगेन एंड अगेन पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने तारे टूट जाते हैं, कितने प्यारे छूट जाते हैं। जो छूट गए फिर कहाँ मिले? पर बोलो इन टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जिस पर थे नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी गुलरियां। जो सूख गई फिर कहाँ खिली? पर बोलो इन सूखे फूलों पर, कब मधुवन पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं फिर कब उठते हैं? पर बोलो इन टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गया वो लौट करके वापस नहीं आएगा मेरे डियर फ्रेंड्स, इसलिए उसके ऊपर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे की सोचिए कि आप आगे कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नेचर हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गिव यू। सस्टेनेबल वे में आप काम कीजिए। अपने एक्टिविटी को इस लॉकडाउन के अनुसार के दौरान जिस तरह से अपने एक्टिविटी में सुधार लाए हैं, कोशिश कीजिएगा लॉकडाउन के बाद भी एक्टिविटी जो सुधरी है वो सुधार बनी रहे। क्योंकि आज ये जो भी हम सिचुएशन झेल रहे हैं, ये नेचर को नुकसान पहुंचाने की वजह से झेल रहे हैं। हमने नेचर को नुकसान पहुंचा के बहुत बड़ी डेवलपमेंट की बातें कर ली कि हम इतने डेवलप हो गए, हमने परमाणु बम बना लिया, हमने हाइड्रोजन बम बना लिया, हम इतने शक्तिशाली हैं। कहाँ गई अपनी डेवलपमेंट? आज जो सबसे ज़्यादा डेवलप है अमेरिका, उसने सबसे ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, नोच नोच कर खाया है। सबसे ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स वहीं पे है आज। इटली, फ्रांस, स्पेन, ये अपने आप को डेवलप्ड कंट्री मान रहे हैं। कहाँ है आपकी डेवलपमेंट? ये कोरोना आया, आपकी सारी डेवलपमेंट धरी की धरी रह गई। आप जो भी काम करें सस्टेनेबल करें, नेचर से उतना ही लें जितना आपको जरूरत है, और फिर नेचर को हम लौटा सकें। अगर आप नेचर से ज़्यादा लेंगे, नेचर उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाएगी, चाहे वो ड्राउट के माध्यम से हो, चाहे वो फ्लड्स के माध्यम से हो, चाहे अर्थक्वेक के माध्यम से हो, चाहे वो दिस टाइप्स की एक्टिविटी के माध्यम से। इसीलिए अपने एक्टिविटी को बनाए अच्छा सुधार करने की कोशिश कीजिए
और आई होप कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो इसके बाद भी ये आपकी एक्टिविटी अच्छे से बनी रहे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, गंगा सफाई का अभियान चल रहा था। A lot of government mechanism was working there. A lot of NGO was working there. A lot of social societies are working there to clean the Ganga. What was happening? Nothing. But आज क्या हुआ है, हमारी आदतें सुधर गई, गंगा ऑटोमेटिक क्लीन हो गया। इसलिए आई होप लॉकडाउन के बाद भी आदत बनी रहे। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम मसाला बॉन्ड के बारे में समझेंगे। आज बहुत कुछ समझेंगे इकोनॉमिक टर्म में। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें लिंक है एक दूसरे से। इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, शेयर, डेब्ट, करेंसी स्वैप, फॉरेक्स स्वैप, ये सब एक दूसरे से लिंक है। इसीलिए पहले हम एक बार ये करके समझने की कोशिश करते हैं। Two types of investment are there. Suppose in a foreign country want to invest in India, then they have two options. Either they come through FDI or through FPI. FDI means foreign direct investment and FPI means foreign portfolio investment. अगर उनका इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, लेस देन 10%, then it will be treated as FDI. अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, इट विल बी ट्रीटेड एज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली चाइना पीपुल्स बैंक हैव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया HDFC and they have purchased a share of 1.01% HDFC. So since it is less than 10%, so it is FPI, foreign portfolio investment, not foreign direct investment. ये FDI नहीं है, ये FPI है। और ये कोरोना पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ रूल्स FDI में बदलाव किए हैं कि अगर जो भी कंट्री जिसकी बाउंड्री इंडिया के बाउंड्री से लग रही है, उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, then they first of all they have to take approval from the government of India, then they will invest in India. प्रीवियसली क्या होता था, 95% सेक्टर में गवर्नमेंट अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो सेक्टर लॉ होते हैं उसको पूरा कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5% सेक्टर्स ऐसे कुछ थे, जैसे डिफेंस वगैरह हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प लेनी, अप्रूवल लेनी पड़ती थी। बट नाउ द कंट्री whose boundary is touching with Indian boundaries, if they want to invest in India, then they have to take first approval from the government of India, then they will invest here. तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी आपने सुना होगा फेसबुक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है जियो में, एंड दिस इन्वेस्टमेंट वॉट 9.99%, लेस देन 10%। तो आप सोच रहे होंगे, मैंने अभी कहा कि लेस देन 10% हो तो FPI कहा जाएगा, बट दिस इज नॉट FPI। एक और कंडीशंस होती है, क्या होती है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% से कम है और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो FDI माना जाएगा। बट शर्त ये है कि जिस दिन आपने वो परचेज किया है शेयर, उस दिन से अगले 1 साल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके 10% या 10% से ऊपर ले जाना है। तो जियो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, और जियो में जो फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है 9.99% का, दिस विल बी ट्रीटेड एज FDI, नॉट FPI, एंड दे विल हैव टू एक्सटेंड दैट 9.99% टू 10% और मोर देन 10% विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये FDI हो गया, FPI हो गया। दूसरा होता है शेयर डेब्ट। अब ये पर इन्वेस्टमेंट होता कैसे है? 2 तरीके हैं, या तो किसी कंपनी का शेयर खरीदा जाए या किसी कंपनी का डेट पेपर खरीदा जाए। डेट मतलब मैं बोल रहा हूँ DEBT, कर्ज, डेट। सपोज राम सिंह ने अपनी कंपनी योगपुरी डील को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट कर दिया, तो आप वहां पे जब परचेज करने के लिए जाएंगे, देन रामसी विल ऑफर 2 ways। फर्स्ट वन इज शेयर।
शेयर और इक्विटी है। शेयर इज नथिंग बट इक्विटी। सेकेंड वन इज डेट। अगर आप ramyoprideal.com कंपनी का शेयर खरीदते हैं, देन वाट एवर द योप्रीडील विल मेक प्रॉफिट, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आपने जितना खरीदा है। सेकेंड, अगर आपने योप्रीडील का डेट पेपर खरीदा है, तो डेट पेपर का मतलब ये होता है कि सपोज राम सिंह को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 1 करोड़ रुपए का डेट पेपर जारी करेंगे और आपने खरीदा है, आपको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज 10% बैंक आपको डिपॉजिट करने पे पैसे अगर बैंक आप डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे अगर 8% बैंक दे रही है। मनी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मनी मार्केट में डेट पेपर पे 10% मिल रहा है, तो श्योरली आप मनी मार्केट की तरफ भागेंगे। तो आपने 1 करोड़ रुपये कंपनी को दिया और आपको डेट पेपर कंपनी ने दिया, और आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गेट करेंगे, और आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड यू विल गेट ऑल्सो योर प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़ रुपीज। इसमें कंपनी वाट एवर द मेकिंग प्रॉफिट और लॉस यू डोंट हैव टू टेक इट, आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। बट इफ यू परचेज द शेयर ऑफ कंपनी, तो वाट एवर द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस यू विल गेट इट। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये डेट और शेयर में डिफरेंस होता है। शेयर और इक्विटी दोनों एक ही चीज है। ये हो गया। अब आते हैं मसाला बॉन्ड पे। एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड, डेप्ट, सॉरी ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सपोज योप्रीडील working in America and they want to raise loan in America, तो या तो वहाँ के बैंक जा सकते हैं लोन लेने के लिए, या एक और तरीका है वहाँ की जो कंपनी है वो उससे कांटेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे तुम लोन लेकर के मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हें लोन लेने में आसानी होगी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जो भी इंटरेस्ट पे करना है, जो भी है मैं तुम्हें दे दूंगा। तो दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि वहाँ की जो करेंसी है, सपोज अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अमेरिका से लोन लेना है, तो अमेरिका की करेंसी डॉलर। सपोज राम सिंह को 1 करोड़ रुपीज डॉलर की जरूरत है, तो राम सिंह जब 1 करोड़ रुपए वहाँ की कंपनी से लेंगे, तो उसके बदले में कुछ देंगे, प्रूफ, कुछ बॉन्ड देंगे, तब तो कंपनी देगी। तो जो बॉन्ड जारी की जाएगी वो वहाँ के करेंसी के डोमिनेटेड होगा, यानी हम डॉलर ले रहे हैं तो वो बॉन्ड डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड होगा। इट मीन्स जब हम मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो अमाउंट, वो लोन रीपे करेंगे, तो हम डॉलर ही रीपे करेंगे, रुपीज़ में रीपे नहीं करेंगे। और हमने सपोज 1 करोड़ डॉलर लिए हैं, तो हम 1 करोड़ डॉलर उस कंपनी को दे देंगे जिस कंपनी ने वहाँ से लोन लेकर के मुझे दिया है, और वो कंपनी वहाँ के बैंक को दे देगी। तो इसमें जो रिस्क होता है गेन और प्रॉफिट का, वो उस कंपनी के ऊपर जाता है जिस कंपनी से हमने लोन लिए हैं। सपोज अभी जो हमने लोन लिया, तो 1 डॉलर की कीमत 70 रुपये, 70 रुपीज़ है, और जब हमने 3 साल के लिए लोन लिया था, सपोज कीजिए 3 साल बाद जब हम उसको रिटर्न किए, उस समय 1 डॉलर की कीमत 80 रुपये अगर हो गई है, तो हम तो उसको 1 करोड़ डॉलर ही देंगे। वो जो 10 रुपये का फासला होगा 70 रुपये से 80 रुपये का, वो कंपनी बेयर करेगी जिस कंपनी से हमने लिए हैं, क्योंकि हमने जो बॉन्ड उसको दिए हैं वो डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड है। ये हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दूसरा है मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड में क्या होता है कि जब हम उस कंपनी से पैसे ले रहे हैं और हम जो उसको बॉन्ड दे रहे हैं वो रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड होगा। सपोज हमने 1 करोड़ डॉलर वहां से लिए, लेकिन हमने जो बॉन्ड दिए वो रूपी में दिए, यानी अभी जो 1 डॉलर की कीमत 70 रुपये है,
तो हम 70 रुपीज़ का उसको बॉन्ड दिए। यानी जब हम अपने मेच्योरिटी पीरियड के बाद लोन रीपे करेंगे तो हम उसको रुपीज़ पे करेंगे, ना कि डॉलर पे करेंगे। हमने लिए डॉलर है बट पे करेंगे रूपी, क्योंकि हमने रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड पेपर उसको दिया है। तो उसमें रिस्क हमारे ऊपर होती है कि सपोज कीजिए अगर अभी $1 की कीमत 70 रुपये है और उस समय में अगर $1 की कीमत 80 रुपये हो जाती है तो हम उसको 80 रुपये पे करेंगे। ये है दोनों में अंतर। ये होता है मसाला बॉन्ड। एक है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। सपोज कीजिए हम वहाँ से डायरेक्ट लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ की बैंक जो हमें लोन देगी उसका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, बट वहाँ की जो कंपनी है उसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। देन व्हाट विल आई डू? I will ask the company who is there, just raise the loan from the bank and you give me, I will pay the 6%. ये करेंसी का स्वैप हो गया। वो 6% पे लेगा लोन और मुझे दे देगा, मैं 6% ही पे करूँगा, मुझे 8% पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द करेंसी स्वैप। इसी तरह से फॉरेक्स स्वैप भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेक्स भरे पड़े हैं। तो होता क्या है, nowadays so many foreign investors are trying to exit from India because the GDP in coming year perhaps it will be very low। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इंडिया से क्विट कर रहे हैं। जब क्विट कर रहे हैं तो अपना शेयर जो परचेज किए थे वो बेच रहे हैं। तो बेचेंगे तो उनको पैसे चाहिए। अब मान लीजिए अमेरिका की कंपनी है तो यहाँ से रुपीज़ लेकर के तो जाएगा नहीं, तो डॉलर ही चाहिए उसको। तो जो शेयर परचेज कर रहा है वो उसको डॉलर पे करेगा। तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। डॉलर की डिमांड जब बढ़ गई है इसका मतलब हमारा रुपये डिप्रिसिएट हो गया है। कैसे? किसी भी चीज़ की, इसको सिंपली समझा जा सकता है, किसी भी चीज़ की जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। उसी तरह से आपके पास मान लीजिए $10 है और सबको डॉलर परचेज करने आ रहा है तो आप कहेंगे ना कि भैया 70 रुपये में नहीं, हम 75 रुपये में $1 देंगे आपको। तो रुपये डिप्रिसिएट हो गया। जो डॉलर $1 की कीमत 70 रुपये था, आप 75 रुपये मांग रहे हैं, यानी रुपये की वैल्यू कम हो गई, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए आरबीआई को बीच में आना पड़ता है। अगर वो नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के ही पास है, अगर वो मार्केट में नहीं आएगी डॉलर सेल करने के लिए तो डॉलर का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रुपये डिप्रिसिएट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो $1 की कीमत आजकल लगभग 77 के आसपास देख रहे हैं, वो 80-85 चली जाएगी। लेकिन आरबीआई भी जो अपने पास फॉरेक्स रखती है वो फिजिकल रूप में नहीं रखती है सारा का सारा, वो भी इन्वेस्ट की हुई रहती है। हो सकता है कि वो अमेरिका से कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद रखा हो ताकि जरूरत पड़ने पर उसको बेच करके हम फिर डॉलर ले सकें। अभी का सिचुएशंस में यही हुआ है। क्या हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज looking in the market that the demand of dollar has been increased and rupee is being depreciated, then RBI have to interfere in the market। अब RBI के पास भी फॉरेक्स में फिजिकल रूप में तो डॉलर है नहीं, उसने भी अमेरिका से कुछ बॉन्ड पेपर वगैरह खरीद करके वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं ताकि हम बेच करके जब जरूरत पड़े वहाँ से डॉलर ले सकें। तो अगर आरबीआई उस बॉन्ड पेपर को जाकर के अमेरिका में बेचेगी, देन व्हाट विल हैपन? वहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। जब वहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे। तो ये इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, इन्फ्लेशन ना बढ़े, आरबीआई एंड फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका दोनों आपस में
फॉरेक्स स्वैप की रणनीति अपना रहे हैं कि आप मुझे कुछ डॉलर दे दो, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। अभी $1 की कीमत 75 रुपीज़ पर है, मान लीजिए कि अगर इतना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम आपको वो डॉलर रिटर्न करेंगे और फिर मुझे उतने रुपये दे देना है। ये होती है फॉरेक्स स्वैप और ये लगभग होने ही कगार में है। कुछ दिन पहले ही द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आया था, उसका आप लोगों ने पढ़ा होगा तो समझा भी होगा। ये लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है कि ये फॉरेक्स स्वैप हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कुछ समय से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। आई एम नॉट गेटिंग ए सिंगल मिनट फॉर दिस। तो अब जो मेरे वीडियोस आएंगे इट विल टेक सम मोर टाइम। जब मैं फ्री होऊंगा तो बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं फ्री नहीं हूँ। आपके जो भी कमेंट्स एंड सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब नाव धार में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, देती चुनौती सिंधु को फिर धार किया मझधार किया।